हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का धमाकेदार स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के एटॉमिक रेडियस को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने कोवलेंट रेडियस, वान डेर वाल रेडियस और मेटालिक रेडियस को डिस्कस किया था। वो सारे रेडियस किस तरह से मेजर किए जाते हैं और उन सब का इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह के एलिमेंट में हम लोग इस तरह के रेडियस के मेजरमेंट का टेक्निक को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो आज हम लोग इन सारे तरह के रेडियस को डिटेल में कंपैरिजन करेंगे कि इन सारे रेडियस में किस तरह के जो कौन बड़े होते हैं, कौन छोटे होते हैं, इस तरह के हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो आज हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वान डेर वाल रेडियस, उन सारे रेडियस को कंपैरिजन किस तरह का है। सो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक मेटालिक रेडियस है। तो मेटालिक रेडियस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो भी मेटल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, वो बिल्कुल इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं। वो इस तरह से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके बीच के जो भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होते हैं उनको हम लोग 2 से डिवाइड करते थे और जो भी वैल्यू आते हैं उनको हम लोग मेटालिक रेडियस बोलते थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 तरह के मेटालिक एटम जो है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को डिवाइडेड बाई 2 करने पर ये जो डिस्टेंस आता है इसको हम लोग मेटालिक रेडियस बोलते थे। और हम लोगों ने कोवलेंट रेडियस में ये देखा कि जो सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं और इनके बीच के जो भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होते हैं उनको हम लोग डिवाइडेड बाई 2 करते थे। तो इस वैल्यू को हम लोग कोवलेंट रेडियस बोलते थे। और हम लोगों ने एक वान डेर वाल रेडियस भी देखा था, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि 2 एटम्स जो होते हैं वो किसी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये 2 एटम्स हैं ए और बी, ये किसी तरह के भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं और इनके बीच के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग डिवाइडेड बाई 2 करते थे और ये जो भी वैल्यू आते थे इनको हम लोग वान डेर वाल रेडियस बोलते थे। वान डेर वाल रेडियस इसको हम लोग बोलते थे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये तो कोवलेंट रेडियस है और ये तो मेटालिक रेडियस है। तो इनमें आप लोग इनके रेडियस के मेजरमेंट का आप लोग कंपैरिजन समझ सकते हैं कि वान डेर वाल रेडियस जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि ये दोनों एटम तो किसी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, ये दोनों एटम टच भी नहीं कर रहे हैं और इनके जो भी एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का बाउंड्री होता है वो एक्चुअल बाउंड्री इतना नहीं होता है। आप लोग देख रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन भी है जिसको भी हम लोग रेडियस के फॉर्म में काउंट कर लेते हैं। ये जो भी गैप है यहाँ पर इसको हम लोग रेडियस के फॉर्म में काउंट कर लेते हैं, किंतु ये एक्चुअल में रेडियस नहीं है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वान डेर वाल रेडियस सबसे ज्यादा हो जाता है। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मेटालिक रेडियस होते हैं वो इसके बाद मेटालिक रेडियस होते हैं, क्योंकि कोवलेंट रेडियस जो होते हैं वो तो एक बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और उनके बीच में कुछ ओवरलैपिंग भी हो जाता है, इस कारण से इनके रेडियस भी कम हो जाते हैं। तो ये तो सबसे कम होंगे और वान डेर वाल रेडियस के बाद ये मेटालिक रेडियस होंगे, क्योंकि इनके बीच के न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है उसको जब भी हम लोग डिवाइड बाई 2 करके रेडियस फाइंड करेंगे तो ये तो एक तरह से एक्चुअल रेडियस ही है, क्योंकि इनके न्यूक्लियर के डिस्टेंस हम लोग इसके जस्ट एटम के बाउंड्री तक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए ये जो भी डिस्टेंस होंगे ये एक्चुअल रेडियस हुए, रेडियस का एक्चुअल मेजरमेंट इतना हुआ। इसलिए हम लोग वान डेर वाल के बाद
मेटालिक रेडियस को रखेंगे और सबसे कम रेडियस होते हैं कोवलेंट रेडियस को। यहाँ पर इस तरह से आप लोग ये देख सकते हैं कि वांडर वाल रेडियस सबसे ज्यादा होते हैं, इसके बाद मेटालिक रेडियस होते हैं और इसके बाद कोवलेंट रेडियस होते हैं। सो इस तरह से हम लोग देख लिए कि ये 3 तरह के रेडियस होते हैं, उनका ऑर्डर क्या है, इसमें किस ऑर्डर में ये लोग होते हैं। सो इस बात को आप लोग नोट करेंगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर एटॉमिक रेडियस होता है। जैसे हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में स्टडी तो किया, किंतु ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके अनुसार एटॉम के रेडियस डिफाइन किए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन फैक्टर को हम लोग एक एक कर डिस्कस करेंगे। उनमें से जो फर्स्ट फैक्टर होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स का मीनिंग ये हुआ कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जब भी एटम्स होते हैं उनके सबसे बीच में होते हैं वो न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर एक सेल होते हैं जिसको 1s सेल बोलते हैं। उसके बाहर एक और सेल होते हैं जैसे 2s सेल होते हैं। उसके बाहर भी एक सेल होते हैं जिसको 3s बोलते हैं। इस तरह से ये सेल की संख्या बढ़ते जाती है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो भी एटॉमिक रेडियस होता है जिसकी हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं, वो एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ सेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। इसको हम लोग एक एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे एक मान लिए कोई एटम है, कोई एक एटम है और एक अनदर एटम है बी। ये 2 एटम है। जो एन एटम है इसमें एक ही सेल है और जो बी एटम है इसमें 2 सेल है, इसमें 2 सेल है। तो जब भी नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है और इसका एटॉमिक रेडियस कम है। और इस तरह से अगर किसी में 3 सेल हो जाएंगे तो उसके एटॉमिक रेडियस इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। जैसे एक एटम हम लोग कंसिडर कर लेंगे सी, इसके न्यूक्लियस है और इसके जो फर्स्ट सेल हुए ये हुए, ये हुए सेकेंड सेल हुए और ये थर्ड सेल हुए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स 3 हो गए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स 3 हो गए। तो यहाँ पर जो भी रेडियस होंगे वो भी ये ज्यादा हो जाएंगे। इसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा और इसके बाद इसका रेडियस होगा और सबसे कम इसका रेडियस होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे उस तरह से एटॉमिक रेडियस भी बढ़ते जाएंगे। तो इसी को हम लोग इस फॉर्म में बोलते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि जो भी सीजियम एलिमेंट है, सीजियम से कम एटॉमिक रेडियस रुबिडियम का होता है, क्योंकि रुबिडियम में नंबर ऑफ सेल्स कम है। और इससे कम रेडियस पोटेशियम के होते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स और भी कम है। इससे कम सोडियम के होते हैं, इसमें नंबर ऑफ सेल्स और भी कम है। और इसमें लिथियम का सबसे कम होता है क्योंकि लिथियम का नंबर ऑफ सेल्स सबसे कम है। इसको हम लोग टेबल के थ्रू भी देखेंगे। इस पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख सकते हैं ये जो लिथियम है, लिथियम में नंबर ऑफ सेल 2 है। सोडियम है, इसमें नंबर ऑफ सेल 3 है, इसमें नंबर ऑफ सेल 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है और इसमें 7 है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी इस तरह से बढ़ेगा। लिथियम से हम लोग सोडियम की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। सोडियम से हम लोग पोटेशियम की तरफ आएंगे तो यहाँ भी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए।
पहले 3 थे और अब 4 हो गए, तो इस तरह से एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा हो जाएंगे। पोटेशियम से हम लोग रुबिडियम की तरफ आएंगे तो यहाँ भी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, तो इस तरह से यहाँ पर भी रेडियस बढ़ जाएंगे और इस तरह से हम लोग मूव करते जाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह से एटॉमिक रेडियस भी बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ती जाती है उस तरह से एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी आउटर मोस्ट सबसेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगा वो तो बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ गए, तो इस तरह से डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। तो इस बात को भी आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। इसके बाद एक अनदर फैक्टर है जो सेकेंड फैक्टर है, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको भी हम लोगों ने पहले के लेक्चर में पढ़ा था, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट में जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। इसमें यह बताया गया है कि जो भी एटॉमिक रेडियस हैं वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं कि जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होंगे, एटॉमिक रेडियस होंगे जो भी, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होंगे ज्यादा तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि जब इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होंगे तो आउटर मोस्ट जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ज्यादा फोर्स से जब भी अट्रैक्ट करेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। इस तरह से एटॉमिक रेडियस भी कम हो जाएगा और जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब कम रहेंगे तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, वो जो भी अट्रैक्टिंग फोर्स है वो कमजोर हो गए हैं। तो इस तरह से शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और एटॉमिक रेडियस भी यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। इसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे एक न्यूक्लियस है ए एलिमेंट का एक न्यूक्लियस है और इसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। आउटर ऑर्बिट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरे एलिमेंट का एटम ले लेंगे जो बी है, इसका न्यूक्लियस बी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम लोग इसमें यह देखेंगे कि इसके जो भी आउटर ऑर्बिट होते थे, ये दोनों के जो आउटर ऑर्बिट होंगे उसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस अपनी तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। उसके जरिए हम लोग देखते थे कि जेड इफेक्टिव एक कंसेप्ट होता था, जेड इफेक्टिव इसके लिए, इसके बाद जेड इफेक्टिव आता था। तो जेड इफेक्टिव जिसमें ज्यादा होगा इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसमें ज्यादा होगा। तो इसमें अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इसमें मान लिया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो सारे आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एटॉमिक रेडियस, जो भी एटॉमिक रेडियस होंगे वो कम हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा
जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जिसको हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते थे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इस तरह से जो भी एटॉमिक रेडियस हैं वो कम हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो भी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर कम रहेंगे तो जो भी न्यूक्लियस है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को बहुत कम फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ये कम हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। जब इसको बहुत फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर रेडियस ज्यादा हो जाएंगे, आउटर ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस ज्यादा हो जाएंगे, इस तरह से रेडियस ज्यादा हो जाएंगे। इसी कंसेप्ट को यहाँ पर बताया गया है कि जो एटॉमिक रेडियस होते हैं वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होंगे तो रेडियस कम होंगे, और न्यूक्लियर चार्ज जब कम होंगे तो रेडियस ज्यादा होगा। इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू भी समझ लिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, इस तरह से हम लोग मूव करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहे हैं तो इस कारण से एटॉमिक रेडियस भी घटते जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जो भी एटॉमिक रेडियस है वो फ्लोरीन से ज्यादा होते हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन से ज्यादा होते हैं नाइट्रोजन के, और इस तरह से एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाते हैं। हम लोगों ने स्क्रीनिंग इफेक्ट के चैप्टर में भी ये डिस्कस किया था कि हम लोग जो पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेंगे तो वहां पर एटॉमिक रेडियस भी कम होगा। इस ट्रेंड को आप लोग देख सकते हैं और इसको नोट भी कर लें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करेंगे। एक अनदर फैक्टर्स हैं, फैक्टर नंबर 3, जो कि है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसमें यह बताया गया है कि जो भी एटॉमिक रेडियस होंगे, जो एटॉमिक रेडियस होंगे वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जब ज्यादा होंगे तो एटॉमिक रेडियस ज्यादा होंगे, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जब कम होंगे तो एटॉमिक रेडियस भी कम होंगे। इसका हम लोग इस तरह से भी समझेंगे कि एक न्यूक्लियस है एलिमेंट का, इसके ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लगेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लगेंगे, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो जब भी रिपेल करेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो ज्यादा हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ इसीलिए तो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो जब भी रिपेल करेंगे तो ये ऑर्बिट जो होंगे वो एक्सपेंड होंगे, ये जो ऑर्बिट होंगे वो एक्सपेंड होंगे, और इस तरह से रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जब कम होगा इसका मीनिंग ये हुआ कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को कम रिपेल कर रहे हैं तो न्यूक्लियस उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो जो भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट होंगे वो अंदर की तरफ श्रिंक करेंगे, तो इस तरह से रेडियस भी कम होगा। इसी को इस जरिए बताया गया है कि जो भी एटॉमिक रेडियस होते हैं वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पर
इसमें इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि जो लिथियम है और सोडियम है, तो सोडियम में स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लगते हैं। इसको हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि सोडियम में स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लगते हैं, तो इस कारण से इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो ज्यादा होंगे। सोडियम से पोटेशियम में भी स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जब भी सेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेंगे, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जा रहे हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। इन सब में आप लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, इस कारण से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ते जा रहे हैं। इसको आप लोग टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए, लिथियम से सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। इसके बाद भी हम लोग डाउनवर्ड मूव करेंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ गए, नंबर ऑफ सेल बढ़ गए तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। इस कारण से रिपल्सिव फोर्स आएगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट जनरेट होगा। इस तरह से रेडियस बढ़ते जाएंगे। इन सब में आप लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं और इस तरह से इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट जनरेट हो रहे हैं, तो इस कारण से एटॉमिक रेडियस बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी समझ लिया कि एक फैक्टर होते हैं। इसके बाद एक अनदर फैक्टर होते हैं, फैक्टर 4, जो होते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स का मीनिंग ये होता है कि जो दो एटम्स हैं उनके बीच में किस तरह का बॉन्ड है और कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, डबल बॉन्ड भी होते हैं और सिंगल बॉन्ड भी होते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे भी डिपेंड करते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी एटॉमिक रेडियस होते हैं वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी बॉन्ड्स की नंबर बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस जो होगा वो डिक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इनके बीच का रेडियस काफी छोटा होगा। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इनके बीच का रेडियस कुछ ज्यादा बड़ा होगा। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग ये समझते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, जब भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। ये आप लोग इस तरह से देख सकते हैं और इस बात को भी आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस रेडी इन ग्रुप। इसमें यह बताया गया है कि जब भी ग्रुप में हम लोग डाउनवर्ड मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो उनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मीनिंग यह हुआ कि नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो जो भी आउटर मोस्ट सेल होंगे उनका न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा। आप लोग ये देख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेज, ये इंक्रीजेज का सिंबल है।
जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो भी डिस्टेंस होंगे न्यूक्लियस से वो बढ़ जाएंगे, और ये जो डिस्टेंस बढ़ेंगे तो इस कारण से एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएंगे। तो इसको भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि जब भी नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडी इन ए ग्रुप, इसको एक ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है कि ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं, जो एस ब्लॉक के ग्रुप 1 होते हैं अल्कली मेटल्स, वो अल्कली मेटल्स के जब भी हम लोग डाउनवर्ड मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि शार्प राइज होते हैं एटॉमिक रेडियस में, शार्प राइज होते हैं इस तरह से। आप लोग मेटालिक अल्कली मेटल्स के देख सकते हैं। और जो भी हेलोजेंस होते हैं जिसको हम लोग 17 ग्रुप बोलते हैं, जो हम लोग पी ब्लॉक में डिस्कस किए थे, तो उनमें बहुत ही स्मूथली इंक्रीज होते हैं, उनके एटॉमिक रेडियस जो भी होते हैं वो स्मूथली इंक्रीज होते हैं। इस ग्राफ के थ्रू आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियड। जो भी पीरियड होते हैं वो पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जब भी मूव करेंगे तो वहां पर हम लोग देखते थे कि एटॉमिक नंबर ज्यादा होते थे। और जब भी एक पीरियड में एटॉमिक नंबर ज्यादा होंगे, सेल की संख्या तो उतना ही है और यहाँ पर एटॉमिक नंबर ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज करेंगे, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी एक पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते हैं और यहाँ पर जेड इफेक्टिव भी बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया है कि जेड इफेक्टिव बढ़ते हैं। तो जब जेड इफेक्टिव बढ़ते हैं तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस भी बढ़ेंगे। जेड इफेक्टिव का मीनिंग ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन जो भी है वो बढ़ गया है। तो जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन्स को तो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, तो अपनी तरफ जब भी खींचेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। तो जब भी आप लोग याद रखेंगे कि जब भी हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं और इस तरह से जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज करते हैं। और जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सी बात है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो एटॉमिक रेडियस भी कम हो जाएंगे। इसको एक ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं कि जब लिथियम बेरिलियम बोरोन हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते थे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता था। जेड इफेक्टिव बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से ग्राफ को आप लोग देख सकते हैं कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। ये वाई एक्सिस पर एटॉमिक रेडियस को रिप्रेजेंट किया गया है और एक्स एक्सिस पर एटॉमिक नंबर को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव तो इंक्रीज करता है। इस बात को हम लोगों ने पहले भी समझा था, जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, डिक्रीज एटॉमिक रेडियस।
यहाँ पर एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पर एटॉमिक रेडियस है, जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, इस ग्राफ में भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इस चीज को नोट करेंगे कि हम लोग जैसे भी लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज करेगा। हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। इसको आप लोग एक टेबल में देख सकते हैं कि किस तरह से एटॉमिक रेडियस का कंडीशन होता है। एक पीरियड में जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इरेगुलरिटीज होते हैं। सारे जो भी फैक्टर्स हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं पीरियोडिक टेबल में, कुछ इरेगुलर भी होते हैं। तो इरेगुलर क्या होते हैं उसको हम लोग देखेंगे कि इरेगुलरिटीज इन वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक रेडियस ऑफ एन इनर्ट गैस, जो कि 18 ग्रुप हम लोग बोलते थे, इज द लार्जेस्ट इन इट्स पीरियड। जो भी इनर्ट गैस होते हैं 18 ग्रुप के वो लार्जेस्ट इन अपने जो भी कोरेस्पॉन्डिंग पीरियड होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी इनर्ट गैस होते हैं उनको तो हम लोग वांडर वाल रेडियस में कंसिडर करते थे, जो भी इनर्ट गैस होते हैं उनको हम लोग वांडर वाल रेडियस में कंसिडर करते थे। जो भी इनर्ट गैस के एटम होते थे वो इस तरह से होते थे, वो किसी तरह के बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, और इस तरह से हम लोग उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को जो मेजरमेंट करते थे वो वांडर वाल रेडियस हम लोग उसको बोलते थे। तो वांडर वाल रेडियस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि वांडर वाल रेडियस सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, जो कि कोवलेंट से भी बड़े होते हैं और मेटालिक से भी बड़े होते हैं। तो इस तरह से जो भी इनर्ट गैस होंगे 18 ग्रुप के, जो भी एलिमेंट होंगे 18 ग्रुप में सारे इनर्ट गैस होते हैं, तो 18 ग्रुप के जो भी एलिमेंट होंगे उनके एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होंगे अपने कोरेस्पॉन्डिंग पीरियड में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम लोग वांडर वाल रेडियस को काउंट करते हैं। और यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि वांडर वाल रेडियस इज लार्जर देन कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक रेडियस, कोवलेंट एंड मेटालिक रेडियस। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी कोवलेंट और मेटालिक रेडियस होते हैं वो वांडर वाल रेडियस से ज्यादा बड़े होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम। ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं। इस कारण से रेडियस ऑफ एल्युमिनियम ज्यादा होते हैं रेडियस ऑफ गैलियम से। इसको हम लोग टेबल के थ्रू समझेंगे ठीक से। यहाँ इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं, ये है एल्युमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 13, एटॉमिक नंबर है 13। और ये है गैलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 31। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गैलियम में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, एल्युमिनियम से गैलियम में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। एल्युमिनियम में 3 सेल्स हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम में 3 सेल्स हैं। एल्युमिनियम में 3 सेल्स हैं और गैलियम में 4 सेल्स हैं। एल्युमिनियम में 4 सेल्स हैं। तो हम लोगों ने पहले ये डिस्कस किया था कि जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेंगे, किंतु यहाँ पर ये ट्रेंड नहीं फॉलो होता है, ये एक्सेप्शन है। एल्युमिनियम और गैलियम इस कंसेप्ट का एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ेंगे और हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेंगे,
किंतु इसमें रियलिटी ये है कि इनमें एक डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल्स में जो शील्डिंग इफेक्ट होते हैं वो पुअर होते हैं। और जब भी हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि जब भी शील्डिंग इफेक्ट पुअर होंगे यानी कि वीक होंगे, जब शील्डिंग इफेक्ट कमजोर रहेंगे तो जेड इफेक्टिव वहां पर डोमिनेट करता है, और न्यूक्लियस आउटरमोस्ट ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो गैलियम के जो न्यूक्लियस होते हैं वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट कमजोर रहता है, इसमें डी ऑर्बिटल्स है। यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होते हैं, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होते हैं इस कारण से न्यूक्लियस इनको ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, और ये इतने छोटे हो जाते हैं कि एल्युमिनियम इनसे बड़ा हो जाता है गैलियम से। यहाँ पर एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाएंगे गैलियम से। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके शील्डिंग इफेक्ट कमजोर होते हैं, और शील्डिंग इफेक्ट जब भी कमजोर रहेंगे तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएंगे। जेड इफेक्टिव ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियस उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, और इस तरह से रेडियस भी कम हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखेंगे डी ब्लॉक में। हम लोगों ने पहले ये भी डिस्कस किया कि किसी भी एक पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो वहां पर जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है, और इस तरह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते हैं। परंतु यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो भी डी ब्लॉक में ये ट्रेंड कुछ फॉलो नहीं होते हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन सीरीज में हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग डी ब्लॉक भी पहले पढ़े हैं कि डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि रेडियो ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज एंड देन बिकम कांस्टेंट। ये कहना चाहते हैं कि पहले एलिमेंट का रेडियस जो भी एटॉमिक रेडियस है वो पहले तो डिक्रीज करेंगे, परंतु उसके बाद कांस्टेंट हो जाएंगे, और जो नियर द एंड होंगे मतलब एंड की तरफ एटॉमिक रेडियस बढ़ने लगेंगे। एटॉमिक रेडियस घटेंगे नहीं, बढ़ने लगेंगे, उल्टा होने लगेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज कर रहे हैं, जो कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक आप लोग देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो भी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है और वहां पर रिपल्सन जनरेट हो रहा है। रिपल्सन जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट भी लगेंगे, तो इस कारण से जो न्यूक्लियस है वो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को मतलब डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, और इस तरह से जो रेडियस है वो डिक्रीज करने लगेंगे। हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी देखेंगे। जैसे ये डी ऑर्बिटल्स है, ये डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इनमें हम लोग देखेंगे कि स्कैंडियम है तो स्कैंडियम के डी ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो और जब टाइटेनियम में आएंगे तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पर कुछ स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेंगे तो इस कारण से जो न्यूक्लियस होगा टाइटेनियम का, जो न्यूक्लियस होगा वो अपने डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इस कारण से यहाँ देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज किया है। जब वेनेडियम में आएंगे तो वेनेडियम में 1 इलेक्ट्रॉन और होंगे, वेनेडियम के डी ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन और होंगे, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होंगे।
इस तरह से स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लगेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लगेंगे तो डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इस कारण से यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस है वो और डिक्रीज कर गया। फिर क्रोमियम में देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर और आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए डी ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट और ज्यादा लगेंगे। तो जो न्यूक्लियस है क्रोमियम का वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस कारण से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एटॉमिक रेडियस और डिक्रीज कर गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इतने एलिमेंट में जेड इफेक्टिव वाला कंसेप्ट तो वर्क कर रहा है, क्योंकि इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल ही रह गई, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आया है। जो कि हम लोग क्रोमियम से लेकर कॉपर तक देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे। क्रोमियम से लेकर कॉपर तक हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एटॉमिक रेडियस में वेरिएशन ज्यादा नहीं आ रहा है, वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ऐसा क्यों होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ क्रोमियम तक तो देख लिया कि यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल्स में। जब हम लोग मैग्नीज में आएंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, तो डी ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इनके बीच इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लगने लगेंगे, सॉरी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम लगने लगेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होने लगेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि जो भी डी ऑर्बिटल्स हैं इसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के आपस में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेंगे। तो यहाँ पर जो मैग्नीज होगा तो मैग्नीज के इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे कि हम लोग अब रेडियस छोटा नहीं करेंगे, हम लोग ये बात नहीं मानेंगे, हम लोग अब फैलेंगे, हम लोग अपने रेडियस को अब बढ़ाएंगे, हम लोग अब न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये घटना चाहिए था किंतु ये नहीं घटेगा, ये नहीं मानेगा, ये बोलेगा कि नहीं हम नहीं घटेंगे, हम अपना रेडियस बढ़ाएंगे। जब हम लोग आयरन में आएंगे तो आयरन में देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, डी ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर जो घटना चाहिए था यहाँ भी नहीं घटेगा। ये आयरन के भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बोलेंगे कि हम अपना रेडियस कम नहीं करेंगे, हम अपना रेडियस यहाँ कम होना चाहिए था, किंतु ये लोग अपना रेडियस कम नहीं करेंगे, ये बोलेंगे कि हम अपना रेडियस अभी और बढ़ाएंगे। तो कम करने के बजाय वो और बढ़ाने का प्रयास किए तो वो भी 177 तक रह गए, वो अपना रेडियस कम नहीं किए। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गए हैं और सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है वो रिपल्सन बढ़ गया है। तो वो अपने न्यूक्लियस की बात नहीं मान रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहा है कि हम आप लोग को अट्रैक्ट करेंगे, आप लोग रेडियस छोटा करो। तो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम लोग के बीच में रिपल्सन इतना है कि हम अपना रेडियस बढ़ाएंगे। तो इस तरह से यह भी अपना रेडियस कम नहीं किया। और इसके बाद हम लोग कोबाल्ट को देखेंगे कि कोबाल्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए। यहाँ पर देख रहे हैं कि डी ऑर्बिटल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगने लगेंगे। तो इनको भी न्यूक्लियस बोलेगा कि हम आप लोग को अट्रैक्ट करेंगे, आप लोग अपना रेडियस छोटा करो। तो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन बोलेंगे कि नहीं हम बात आपको नहीं मानेंगे, हम अट्रैक्ट नहीं होंगे, हम लोग के बीच में रिपल्सिव फोर्स इतना लग रहा है कि हम लोग अपना रेडियस छोटा नहीं कर सकते हैं, हम लोग अपना रेडियस बढ़ाएंगे, हम लोग के बीच में रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है। तो वो किसी तरह से बढ़ाने का प्रयास किए किंतु वो भी 117 के नियर में रह गए, 116 पर रह गए। इसके बाद निकेल में भी देखेंगे कि इनके में भी इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, वो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी बोल रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियस छोटा नहीं करेंगे, वो न्यूक्लियस बोल रहा है कि हम आप लोग को अट्रैक्ट करेंगे, अपना रेडियस छोटा करो, यहाँ जेड इफेक्टिव बढ़ रहे हैं, आप लोग अपना रेडियस छोटा करो। किंतु ये भी निकेल भी नहीं मानेगा, ये छोटा होना चाहिए था किंतु ये बहुत छोटा नहीं करेगा, थोड़ा सा करेगा, जो कि ऑलमोस्ट तो इक्वल ही है, 117 की इक्वल ही है, 115 है। तो ये भी अपना रेडियस छोटा नहीं करेगा, ये भी अपना एक्सपेंड करेगा। और इस तरह से कॉपर में भी देखेंगे कि यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये भी अपना रेडियस, इसको भी न्यूक्लियस बोला कि जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है,
अपना रेडियस छोटा करो। तो ये बोल देगा कॉपर का जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो बोलेंगे कि नहीं, हम भी आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम लोग के डी ऑर्बिटल्स में 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और 9 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए हम लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, हम लोग अपना डी ऑर्बिटल्स बढ़ाएंगे और इस तरह से अपना रेडियस बढ़ाएंगे। तो ये रेडियस देखिए कि ये बढ़ा दिया। ये अपना न्यूक्लियस का बात नहीं माना, न्यूक्लियस बोला कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, आप लोग अट्रैक्ट हो और अपना रेडियस छोटा करो। ये बोला है कि हम आपकी बात एकदम नहीं मानेंगे, हम लोग के डी ऑर्बिटल्स में 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और हम लोग के बीच में रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा है कि हम लोग अपना रेडियस अब बड़ा करेंगे। तो ये अपना रेडियस तो एकदम बड़ा कर दिया। देख रहे हैं ये इतने जो है वो ऑलमोस्ट तो सिमिलर ही है, बहुत ज्यादा वेरिएशन तो इसमें नहीं हुआ है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉपर और जिंक जो है ये दोनों मिलकर तो सारी हदें पार कर दिया। कॉपर और जिंक तो किसी का बात ही नहीं मान रहा है भाई। तो इसमें क्या हो गया, तो जब जिंक में आए, जब जिंक का बारी आया तो जिंक में देखा गया कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनका जिंक का जो न्यूक्लियस है, जिंक का जो न्यूक्लियस है ये बोल रहा है कि जेड इफेक्टिव तो बढ़ गया भाई, अपना रेडियस छोटा करो, हम आप लोग को अट्रैक्ट करेंगे। तो जिंक बोला कि नहीं नहीं, हम लोग को देखो जो डी ऑर्बिटल्स हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और इनके बीच में, हम लोग के बीच में इतना रिपल्सिव फोर्स हो रहा है कि हम लोग भी अपना रेडियस बड़ा करेंगे। जिंक बोल रहा है कि नहीं, जेड इफेक्टिव भी काफी ज्यादा हो गया है, अपना रेडियस छोटा करो। तो ये बोल रहा है कि नहीं, देखो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल्स में और बहुत सारा हम लोग के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो इस कारण से किसी का बात नहीं माना और ये अपना रेडियस सबसे बड़ा कर लिया। देख रहे हैं हम लोग ने पहले ये डिस्कस किया था कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब ही मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है और इसमें एटॉमिक रेडियस घटता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ते जा रहे हैं तो वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इस कारण से रेडियस कम होते हैं। किंतु आप लोग देख रहे हैं कि डी ब्लॉक में ऐसा भी ट्रेंड होता है जो कि एक्सेप्शन है। पहले तो मानता है जेड इफेक्टिव के बाद तो मानता है, न्यूक्लियस के बाद तो मानता है, अपना रेडियस छोटा करेगा, उसके बाद मानना बंद कर दिया कि हम आपके बात नहीं मानेंगे। और जिंक तो न्यूक्लियस के विरुद्ध में ही चल गया कि नहीं, हम आपकी बात एकदम नहीं मानेंगे, हम अपना रेडियस बड़ा करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आ ही जाते हैं फ्रीक्वेंटली और ये स्टूडेंट्स का दिमाग खराब कर देते हैं। इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, वीडियो को रिपीट कर कई बार देख लेंगे और आप लोग रिवाइज भी कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज कर। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। इसके आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहें और ये सारे आप लोग नोट्स बनाते चले, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।